मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाए तो इबादत बनती है, लेकिन जब वही मोहब्बत हद से गिर जाए तो कत्ल की कहानी बन जाती है। वो दिन था वैलेंटाइन डे का। हर कोना प्यार से सजा था। दिल के बागों में मोहब्बत के गुलाब अंगड़ाई ले रहे थे, लेकिन उसी दिन एक आशिक के दिल में गुलाब खिलने की जगह उसका खून खौल रहा था। वो मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, मौत का खेल खेलने की हसरत पनप रही थी। कभी वो माशूक दीवाना था, अपनी माशूका की हर बात पर मर मिटने वाला, लेकिन मोहब्बत जब जहर में डूबे तो वही आशिक जल्लाद बन जाता है। और ऐसा ही हुआ। उस रात सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, एक सांस छीनी गई, एक भरोसा मारा गया और मोहब्बत ने खून उगला था। क्या है लव और धोखे की कहानी जिसने पुलिसिया जांच को 15 साल तक चक्कर घिन्नी की तरह नचाए रखा। गुजरात से आई इस कहानी ने हर प्यार करने वालों को बस यही समझाया कि इश्क अगर नासमझ हो जाए तो पागल कर देता है, और अगर पागलपन काबू से बाहर हो जाए तो कत्ल करवा देता है। तारीख 14 फरवरी 2003, गुजरात का अहमदाबाद शहर। वैलेंटाइन डे पर लिखी मोहब्बत की खूनी कहानी। इस केस को सुलझाने में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन कातिल को पकड़ने में 15 साल लग गए। आज बात करेंगे 22 साल पुराने सजनी हत्याकांड की, जिसको सुलझाने में पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा कॉल डिटेल्स खंगाली। मुख्यमंत्री को मामले में दखल देना पड़ा और आखिर में एक मां की पुकार ने कातिल को जेल पहुंचा दिया। केरल की सजनी नायर और तरुण जिनाराज की नई नई शादी हुई थी। दोनों की जोड़ी मानो मेड फॉर ईच अदर थी। हंसते खेलते दोनों का सफर कट रहा था। कहते हैं ना, सफर में हम सफर अच्छा हो तो मंजिल की फिक्र किसे। लेकिन तरुण और सजनी का ये खूबसूरत सफर महज 3 महीनों का था, जहां हम सफर ही कातिल बन गया। अहमदाबाद की सजनी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति था, जिसने शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 साल लगे। 15 साल बाद पुलिस ने कातिल तरुण जिनाराज को खोज निकाला। अहमदाबाद में ओके कृष्ण नाम के शख्स के पास सुबह सुबह एक कॉल आती है। फोन लाइन पर मौजूद शख्स लगातार रो रहा था। वो रोते हुए बार बार एक ही बात कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ओके कृष्ण घबरा गए। फोन लाइन पर मौजूद शख्स उनका दामाद तरुण जिनाराज था। तरुण जिनाराज ने ओके कृष्ण को बताया कि घर में बड़ी लूट हुई है। लुटेरों ने उनकी बेटी सजनी को भी मार दिया। ओके कृष्ण आनन फानन में बेटी के घर पहुंचे। जमीन पर बेटी की लाश पड़ी थी। उसके बगल में बैठा ओके कृष्ण का दामाद बदहवास रो रहा था। रोते रोते तरुण की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां से वो कभी नहीं लौटा। तरुण ने बचने के लिए पहले सदमे का नाटक किया, फिर एंग्जाइटी अटैक का बहाना बनाया, घड़ियाली आंसू बहाए और फिर एक दिन अस्पताल से ऐसे गायब हुए कि 15 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन मां की पुकार ने तरुण को पुलिस तक पहुंचाया। तरुण ने वैलेंटाइन डे के दिन पत्नी सजनी की गला दबाकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वो शादी से खुश नहीं था और पत्नी को मारकर प्रेमिका से शादी करने वाला था। पत्नी के कत्ल की वारदात को उसने लूट की शक्ल दे दी। कत्ल के बाद उसने ससुर ओके कृष्ण को खुद कॉल कर लूट की झूठी कहानी बनाई। बताया कि लूटपाट के दौरान लुटेरों ने सजनी की हत्या कर दी। तरुण पत्नी की लाश के पास बैठकर दहाड़े मार कर रोता रहा। लोग संभालते रहे, लेकिन वो बार बार बेहोश होकर गिर पड़ता। इस हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अगले ही दिन तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस इस केस की जांच लूटपाट के एंगल से ही कर रही थी कि तरुण के गायब होने की खबर आई। अब ये क्लियर हो गया था कि सजनी की हत्या तरुण ने ही की थी। तरुण के आंसू, उसकी बेहोशी, एंग्जाइटी अटैक, सब कुछ उस स्क्रिप्ट का पार्ट था जो उसने सजनी को रास्ते से हटाने के लिए लिखा था। पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी थी। तरुण की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। 3 साल बीत गए। पुलिस ने तरुण की तलाश बंद कर दी थी, लेकिन केस अभी क्लोज नहीं हुआ था। बेटी के कातिल को सलाखों तक पहुंचाने के लिए सजनी के परिवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई। बात अब सीएम तक पहुंच गई थी। नरेंद्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए कि इस केस की जांच में और तेजी लाई जाए। आनंद फानन में पुलिस की कई टीमें गठित की गई। सीएम ऑफिस की पुलिस टीमें जांच में जुट गई। इतना ही नहीं, तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इस बीच पुलिस जांच में एक अहम मोड़ आया, जो पुलिस के लिए कातिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी बन गया। साल 2026 में पुलिस की मुलाकात तरुण की प्रेमिका से हुई। वही प्रेमिका जिससे शादी करने के लिए तरुण अपनी ही पत्नी का हत्यारा बन गया।
पुलिस की पूछताछ में तरुण की प्रेमिका ने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि उसने तरुण से शादी नहीं की क्योंकि वो एक हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। इसी के साथ तरुण की प्रेमिका ने पुलिस को एक अहम सुराग भी दे दिया। उन्हें बताया कि उसके दोस्तों ने तरुण जैसे दिखने वाले शख्स को दिल्ली के एक मॉल में देखा था। अब पुलिस ने फिर से तरुण के करीबियों की कॉल डिटेल निकालनी शुरू की। इसी कड़ी में पुलिस को पता चला कि तरुण की मां को एक कॉल आई थी जो बेंगलुरु के कॉल सेंटर के लैंडलाइन से की गई। कॉल डिटेल खंगाली गई तो ये किसी प्रवीण भटेले नाम के शख्स की निकली। शक गहराया, जांच प्रक्रिया और तेज हुई और क्राइम ब्रांच को पता चला कि प्रवीण भटेले कोई और नहीं बल्कि तरुण है और इस तरह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रवीण भटेले तरुण का पुराना दोस्त था। प्रवीण की आईडी चुराकर वो मां को फोन करता था। हैरानी की बात यह है कि इसी बीच तरुण ने दूसरी शादी कर ली थी। वो विजय नाम से अपनी दूसरी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बेंगलुरु में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इस बीच वो विदेश भी भाग गया। तरुण 15 साल तक पुलिस और सजनी के परिवार की आंखों में धूल झोंकता रहा। उसे लगा था कि उसकी तगड़ी प्लानिंग के चलते पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस ने भी कसम खा ली थी कि सजनी का हत्यारा अगर पाताल में भी छुपा है तो पुलिस उसे खोज निकालेगी। आखिरकार 15 साल बाद सजनी के परिवार को न्याय मिला। गिरफ्तारी के बाद खुद कातिल भी हैरान रह गया और वो पुलिस से पूछने लगा कि मुझे पकड़ा कैसे। पुलिस के लिए महज ये केस नहीं बल्कि जिद बन चुका था, जिसे सुलझाना उसकी साख का सवाल ही नहीं बल्कि मकसद बन चुका था। आखिर 15 साल की लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस शातिर तरुण तक पहुंची और न्याय की नई नज़ीर पेश की।